हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी पे। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो चैनल है जो सी टेट वालों के लिए है, बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि सी टेट के साथ साथ अगर हम यहाँ पे एच टेट के PYQ की रिवीजन भी करवा दें बच्चों को, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी ये चीज, है ना। क्योंकि ये क्या है, अभी आज है 15 जुलाई, ठीक है। क्या डेट है आज? टुडे इज 15 जुलाई। और नियर अबाउट आप लोगों का जो एग्जाम है वो एचटेट का, ये कब है? ये होएगा आपका 30 और 31 जुलाई, ठीक है। जुलाई को है, ठीक है। ये इसका पूरा शेड्यूल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, जिसको अगर इसी क्वेश्चन पेपर का आज हम स्टार्ट कर, पहले मैं आपको बता दूं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एच टेट की PYQ सीरीज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज, जिसमें आज हमने लिया है 11 का, जिसको हम PRT बोलते हैं। पीआरटी का 2003 का क्वेश्चन पेपर। ये पूरा ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो एच टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं 30 जुलाई और 31 जुलाई को होने वाला एचटेट के एग्जाम की PYQ सीरीज, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने दिखाया है लेवल 1 का एग्जाम 2025 का, जो कि PRT वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें हम सिर्फ CDP की करेंगे, CDP की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो बाकी के भी मैं डालूंगी, बट फिलहाल मेरा फोकस रहेगा वो CDP पे रहेगा, ठीक है। और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय दीपिका रानी, ठीक है। आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके सी टेट की जो CDP है उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उसकी आप जाके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस जाके देख सकते हो, और सी टेट की जो CDP है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में मैंने इसी के साथ साथ मैंने SST की जो सीरीज है वो भी चला रखी है, पूरी NCERT बेस्ड है, अब वो भी जाके देख सकते हो। बट ये वाली क्लास हमारी एचटेट वाले बच्चों के लिए रहेगी, और जो हमारे सीटेट वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सीटेट का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। मतलब इजी क्वेश्चन तो सीटेट भी नहीं पूछता है ना, अब वो भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर देख लोगे तो आपके लिए हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज, जिसपे क्या है, जिसपे हम एक साइड हिंदी देख रहे हैं और एक साइड इंग्लिश देख रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसका प्रिंट आउट लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा परीक्षण आवश्यक नहीं है। देखो, नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालते हैं, चाहे वो एचटेट वाले हो चाहे वो सीटेट वाले हो। तो याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा फोकस हमारा क्वेश्चन पे होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर इस चीज पे हमारा फोकस रहेगा तो क्या होगा, हम आंसर आसानी से और प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। तो विच ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड स्टूडेंट, मतलब जिनको सुनने में दिक्कत होती है, जिन बच्चों को जो सुन नहीं सकते, ठीक है, हियरिंग, उनके लिए इनमें से कौन सी चीज है वो बाधा डालेगी, ठीक है। कौन सा शिक्षण अधिगम है जो बाधा डालेगा। देखो, लिप रीडिंग, जिसे हमको कहते हैं ओष्ठ पठन, लिप रीडिंग तो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो सुन नहीं पाता वो लिपसिंग के साथ जब टीचर लिपसिंग करेगा तो उसको पता चल जाएगा। और सेकंड साइन लैंग्वेज, ठीक है, वो भी हम देखते हैं, जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है। हम टीवी पे न्यूज भी, स्पेशल न्यूज का चैनल भी है ना, जिसमें न्यूज दिखाते हैं, वो हाथ वगैरह के साइन लैंग्वेज यूज करके न्यूज सुनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है नेसेसरी, तो जो नेसेसरी नहीं है वो हम देखेंगे। आगे है बार्लिस स्क्रिप्ट। बार्लिस स्क्रिप्ट कौन सी होती है? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए हेल्पफुल करती है। और मोटर ट्रेनिंग क्या होती है? जो उसको कोई फिजिकली इंपायरमेंट हो उनके लिए होती है। तो बी और सी जो रहेगा हमारा राइट आंसर कहेगा, क्योंकि उन्होंने पूछा रॉन्ग है तो सी और डी रॉन्ग है। तो सी और डी क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि when the moral development of a child is based on the desire to be declared a good boy or a good girl, then what is the morality related with? ये हमारा कोलबर्ग का है, कोलबर्ग की थ्योरी से लिया गया, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से लिया गया है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ साथ में कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी देती जा रही हूँ। देखो अगर कोलबर्ग की थ्योरी का कोई पूछे, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी है, दी हुई है उसने। ठीक है, उसकी थ्योरी में उसने 3 स्टेजेस और 6 लेवल बताए गए हैं। तो उन्होंने पूछा है कि गुड बॉय और गुड गर्ल से कौन सा रिलेटेड है, मतलब जिसमें उसने गुड बॉय और गुड गर्ल की बात की गई है। तो इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ऑफर, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वाला लेवल है। ठीक है, ओबीडियंट एंड पुनिशमेंट, ये इसके साथ अच्छा गुड बॉय और गुड गर्ल के साथ नहीं है। ठीक है, आगे सोशल कंट्रैक्ट भी नहीं है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, तो इसमें हमारा रहेगा कौन सा रहेगा? गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, गुड बॉय और गुड गर्ल हमारा, ये हमारा रहेगा ओबीडियंट एंड पुनिशमेंट। इसमें से कहते हैं कि जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है? तो इस नैतिकता का संबंध है गुड इंट्रापर्सन रिलेशन से। ठीक है, मतलब कि वो सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अपना अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। तो आंसर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द इक्वायर्ड मोटिव्स। इक्वायर्ड मोटिव से लेके इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? ठीक है, इक्वायर, पहले तो इक्वायर का समझ लेते हैं मीनिंग। इक्वायर का मतलब होता है जो हम खुद सोसाइटी में आके इक्वायर करते हैं। ठीक है, हम अपने एफर्ट से लेते हैं, ये इनेटिव नहीं होते, हमें जन्मजात नहीं मिलते। ठीक है, दे आर नॉट इनेटिव, मतलब ये जन्मजात नहीं होते। तो ये तो क्या हो गया? इसका राइट हो गया। दे आर यूनिवर्स, यस यूनिवर्स होते हैं। दे आर नॉट असेंशियल टू सर्वाइव, दे आर इफेक्ट लर्निंग, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है ये जन्मजात नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होते। इसमें रोंग पूछा गया है। वह सर्विक होते हैं। ठीक है, नहीं है, कौन सा नहीं है? वह जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता, जरूर होता है, आवश्यक नहीं होता। तो यही क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया। उन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता? जन्मजात नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, ये व्याख्या नहीं करता। वे सार्विक होते हैं, बिल्कुल ठीक। वह अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक, हम जो सीखते हैं उसको प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक होते हैं, एक्वायर, ठीक है, मतलब यूनिवर्स होते हैं। दे आर नॉट इक्वायर्ड, ये इनको हम ये भी ठीक है, हम इनको इक्वायर नहीं करते। कौन सा? ये जीवन रहते के लिए आवश्यक नहीं होते, आवश्यक होते हैं, क्योंकि हम अपनी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीजें सीखते हैं। जैसे इक्वायर करना, कोई ना कोई चीज हमें अपनी लाइफ में हम नहीं इक्वायर करते रहते हैं ना, मतलब हमारे अंदर इनेट नहीं होता। इनेट वो होती है जो हमें, जैसे हम लैंग्वेज को ले लें, हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो हमारी इक्वायर की ही लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वो हमारी जन्मजात लैंग्वेज है। बट अगर हमें हमें हिंदी आती है, हमें सपोज पंजाबी आती है, दीज 2 लैंग्वेज आर इनेट लैंग्वेज। बट अगर हम थर्ड लैंग्वेज कोई और सीख रहे हैं जिसको हम इंग्लिश का नाम दे रहे हैं, ये हमारी इनेट नहीं होगी, इसको हम एक्वायर करेंगे। ठीक है, और दे आर यूनिवर्स, यूनिवर्स भी नहीं होते। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हु क्वाइंड द टर्म मेंटल एज, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? हर एक चीज का प्रत्यय मैंने आपको आप यूट्यूब पे जाके चैनल पे देख लेना क्लासेस, सब मैंने इंटेलिजेंसी में जिसने सबसे पहले जो कुछ भी दिया है वो उसका नाम है विनय। विनय ने मेंटल एज सबसे पहले दी थी। ठीक है, और स्टर्न ने क्या किया था? स्टर्न ने इसने एमए का दिया था, इसने मल्टीप्लाई 100 किया था। ठीक है, टर्मन ने पूरा फॉर्मल दिया था, और बैचलर ने क्या दी थी? वो हमारी जो वो होती है ना वर्बल और नॉन वर्बल वाली थ्योरीज, वो दी थी। ठीक है,
तो बी ने इसका राइट आंसर होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द टीचर ब्लॉक्ड द पोटेंशियल ऑफ द क्रिएटिव चाइल्ड। कहते शिक्षण का निम्न में से कौन सा कार्य सर्जनाशील बच्चे की क्षमता को अवरोधक करता है, मतलब कौन सी चीज है जो अवरोध डालती है। ठीक है, इनकरेजमेंट फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये तो सही है, अवरोध डालने वाली चीज को पता करना है। ठीक है, किसके लिए, क्रिएटिव चाइल्ड में। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट है इनकरेज फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट है ये तो। ठीक है, ये क्या है हमारा, राइट है। नेक्स्ट, इंसेंसेंस ऑफ कॉन्फर्मेटिव टू द आइडियाज ऑफ अदर्स। ठीक है, फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, बिल्कुल ठीक है। मोटिवेशन फॉर इनोवेशन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा हमारा, ये देखो हिंदी वाला भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहन, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नव परिवर्तन के लिए प्रेरणा। ठीक है, ठीक है, मतलब जब कोई बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग से सोचेगा तो नया परिवर्तन तो होगा ही होगा। विचारों की क्या होगा, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलेगी। दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, नहीं हम इसमें दूसरों के विचारों को अनुरूप नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, इसमें से हम इधर भी पढ़ लेते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें में रैवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, वो क्या है, वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। बिने का साइमन टेस्ट आता है, इसने पूछा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, कौन सा आएगा, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ही आएगा। ठीक है, नॉन वर्बल में। आर्मी अल्फाबेट टेस्ट ये वर्बल में आएगा। ठीक है, और बिने साइमन टेस्ट ये भी वर्बल में आएगा। ठीक है, जलोटा जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये भी वर्बल में आएगा, बट रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ये किस में आएगा, नॉन वर्बल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है कि अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, द इवेल्युएशन डन फॉर द पर्पज ऑफ द इम्प्रूवमेंट थ्रू द फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब ड्यूरिंग द किसके बीच में आता है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम। जब टीचर पढ़ा रहा था उसी टाइम जब वो इंस्ट्रक्शन देता है, जब हम किसी को बोलते हैं किसी चीज के लिए इसमें ये वाली इवेल्युएशन कर लो, तो वो कौन सा आएगा, फॉर्मेटिव। समेटिव कौन सा होता है, जो लास्ट में ईयर के लास्ट में होता है। ठीक है, एक या दो बार लिया जाता है। और फॉर्मेटिव जो होता है जब भी टीचर को नया लेसन पढ़ाता है उसमें इंप्रूवमेंट करवाता है, फीडबैक के ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने यहाँ गलत बोला है या सही बोला है, बीच में से बच्चों को उठाता है, तो वो कौन सा हो जाता है, फॉर्मेटिव होता है। डायग्नोस तो हमारा जो होएगा वो किसके लिए होएगा, जब हम किसी बच्चे को किसी चीज को लेके कोई रीजन के बारे में हमें पता करना हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ द लर्निंग इज द बेसिक ऑफ द पावलव लर्निंग थ्योरी। पावलव लर्निंग थ्योरी में कौन सी लर्निंग थ्योरी आती है, क्या है, पावलव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है, किस प्रकार का सीखना है। देखो, इमिटेट भी नहीं होगा, इंसाइट भी नहीं होगा, कंडीशनल कॉन्सेप्चुअल। कंसेप्चुअल तो बहुत जनों ने दिया है, कंडीशनल जो है, कंडीशनल अनुबंधित सिद्धांत ये किसने दिया है, ये पावलव ने दिया है। कौन सा, कंडीशनल वाला। ठीक है, तो पावलव ने दिया है, ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, which name of the later childhood does not refer to the influence of the peers in the process of the socialization। कहते समाजीकरण की प्रतिक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता। ठीक है, मतलब उत्तर बाल्यावस्था को, गैंग एज जो है वो किस में आती है, उसमें आती है हमारी चाइल्डहुड में। ठीक है, एज ऑफ कंफर्मिटी ये भी हमारी उसी में आती है। प्ले एज ये हमारी प्री चाइल्डहुड में आ जाती है। टॉय एज हमारी चाइल्डहुड में आ जाती है। ठीक है, प्ले एज हमारी मतलब बच्चा वैसे खेलना तो प्री चाइल्डहुड में, और ट्रांजिशन पीरियड जो है वो हमारा एडोलेसेंस में आएगा। ठीक है, आपको पता है लेटर चाइल्डहुड डज नॉट। ठीक है, विच नेम ऑफ लेटर चाइल्डहुड डज नॉट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो हमारा ये ट्रांजिशन पीरियड है जो वो इसका
सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा अचानक से चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की तरफ जाता है, तो क्या होता है, इसका ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड का। तो लेटर चाइल्डहुड से अडल्ट एडोलेसेंस की तरफ जाना, ये हमारा किसका है, ट्रांजिशन एज। ठीक है। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेगेटिवली इफेक्ट लर्निंग, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो हमारे लर्निंग प्रोग्रेस को, लर्निंग कोई भी चीज हम जब सीखते हैं उसको इफेक्ट करता है, कौन सा है। तो पहला तो है हमारा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से तो हमारी लर्निंग बढ़ेगी, हम मोटिव होंगे, ठीक है। विल पावर भी हमारी इंक्रीज होगी। मोटिवेशन भी क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसका हमारी लर्निंग पे। फैटिग्यू, फैटिग्यू मतलब थकान का, अगर हम थके होंगे तो हम अच्छे से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 11, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग factor is not include in the hereditary factor affecting individual differences, इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो हमारी हेरिडिटी को प्रभावित नहीं करता। देखो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो हमारा हेरिडिटी से हमें मिलता है, इंटेलिजेंस भी कुछ ना कुछ डिपेंड करती है हमारी किस पे, हेरिडिटी पे, ठीक है। आगे बात आ गई एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की, ठीक है। एटीट्यूड हम कह देते हैं ना, वो तो बहुत एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब ये चीज हमारी हमें हेरिडिटिकली नहीं मिलती, हम अपने जैसे जैसे हमें बड़े बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमें किसी न किसी चीज को लेके एटीट्यूड आ जाता है या हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। एटीट्यूड है जो हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4। नंबर 12 कहते हैं what type of motive was used to learn a special behavior in the Thorndike learning experience on cat। देखो थॉर्नडाइक ने जो लर्निंग थ्योरी दी थी वो कैट के ऊपर दी थी, ठीक है। तो इसमें से जो कैट के आगे जो मछली का टुकड़ा रखा जाता है, कहते हैं वो कौन सा मोटिव है, ठीक है। बायोलॉजिकल मोटिव है, सोशल मोटिव है, एक्सट्रिंसिक मोटिव है या इन्वायरमेंटल मोटिव है। देखो कौन सा होगा, देखो इन्वायरमेंटल तो नहीं होगा, इन्वायरमेंट एक्सट्रिंसिक भी नहीं होएगा, ठीक है, बाहरी भी नहीं है, सोशल भी नहीं है, ये कौन सा है, बायोलॉजिकल मोटिव है, ठीक है, जैविक है, क्योंकि क्या है उसके पास एक मछली का टुकड़ा, तो ये कौन सा हो गया, जैविक हो गया, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड, इसमें से कौन सी है लेटर चाइल्डहुड की एप्रोप्रिएट वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कॉपरेशन, सिंपथी, इम्पथी, ईगोसेंट्रिक, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड में बच्चा कॉपरेट तो करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इगोसेंट्रिक, इम्पथी और सिंपथी में से कौन सा नहीं होगा। देखो सिंपथी का मतलब होता है जब हम किसी को देख के उसको बोल देते हैं, हाँ हमें सिर्फ अफसोस होता है, हाय किसी से ऐसा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो वो होता है सिंपथी। इम्पथी का मतलब होता है जब हम अपने पाँव किसी और की चप्पल में डाल के देखते हैं, मतलब जब हम सच में ही उसी सिचुएशन से गुजरते हैं जिस सिचुएशन से सामने वाला गुजर रहा होता है, तब हमें इम्पथी आती है, मतलब तब हमें किसी के ऊपर इम्पथी आएगी। कहते ईगोसेंट्रिक, तो ईगोसेंट्रिक तो कौन सा हो गया, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। इम्पथी भी हो गया, तो इसको इसका सही आंसर क्या होगा, देखो कॉपरेशन। लेटर चाइल्डहुड कौन सी स्टेज है, ये होगी हमारी 6 से 12 साल तक के बच्चे की, ठीक है, क्योंकि इसके बाद लेटर चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉपरेशन तो नहीं है, कौन सा नहीं है, तो उसमें क्या नहीं सीखेगा बच्चा, एम्पथी नहीं सीख पाएगा, ठीक है, उसको ये नहीं पता होगा। सिंपथी तो उसको आ जाएगी, इम्पथी का नहीं पता। इगोसेंट्रिक भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉपरेट भी कर लेगा, ठीक है, बट इगोसेंट्रिक जो है इसका राइट आंसर है। नंबर 14, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बीइंग फॉर्म, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये बर्थ टू डेथ है, ठीक है। तो बर्थ टू डेथ ये चलता है हमारा, ठीक है, मतलब जन्म से मृत्यु तक, ठीक है। बट देखो इसका ये आंसर ये भी हो सकता है कॉन्सेप्शन टू डेथ, ठीक है। इनके जो सीटेट ने इसको इसके दोनों के दोनों ऑप्शंस के सही आंसर माने थे, इसमें ग्रेस मिला था, क्योंकि एक्चुअल में हमारी जो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, जो हमारी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये वूम टू टूम चलता है, ठीक है। टूम मतलब जन्म से कब्र तक, मतलब जो बच्चे का विकास है मदर के पेट से ही शुरू हो जाता है, तो कॉन्सेप्शन टू डेथ इसका राइट आंसर था। बट सी एब्स्ट्रैक्ट ने इसका बर्थ टू डेथ अपनी
एस्टेट की आंसर की में दे रखा था, बाद में इस पे ऑब्जेक्शन लगा तो उन्होंने दोनों को ही सही आंसर दिखाया। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दोनों में से एक आ जाए तो बर्थ टू डेथ भी आप करेक्ट कर सकते हो, अगर दोनों आ जाए तो कंसेप्शन टू डेथ भी सही रहेगा। वैसे वूम्ब टू टूम इसका सही आंसर है, मतलब तीनों में से कोई हो सकता है, आपको वहां पे देखना है कि ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं which teaching learning method is not include in the child centered and progressive education? कौन सा नहीं है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं है? देखो, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, बट लेक्चर मेथड हम यूज नहीं करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लड्डू सा क्वेश्चन था जिसका आप आंसर आसानी से दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? इसमें से कौन सा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, मतलब जो अंदर से नहीं आता? ठीक है, अप्रूवल हो गया, पावर हो गया, अचीवमेंट हो गया, रेस्ट हो गया, अनुमोद, सत्ता, उपलब्धि और विश्राम। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एक्सट्रिंसिक? देखो, इंट्रिंसिक और इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में मैंने बता रखा है। मेरे YouTube चैनल पे जाके मोटिवेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, वहां पे जाके देखना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो हमें बाहरी रूप से मिलता है, और एक्सट्रिंसिक होता है वो जो हमें अंदरूनी रूप से मिलता है। ठीक है, कहते कौन सा नहीं है, नॉट एन एक्सट्रिंसिक? देखो, अप्रूवल होगा, किसी को लालच दी जाएगी, पावर के लिए कोई आगे बढ़ेगा, कोई अचीवमेंट के लिए, बट रेस्ट जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट हम करते हैं हमारी अपनी फिजिकल नीड के लिए। ये भी एक लड्डू सा क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द इंक्लूसिव क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट नीड्स? हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे जब हमारी क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होंगे? तो मल्टीपल सेंसरी टीचिंग करेंगे क्योंकि हमें एक तरह से अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो अलग अलग तरह से हमें अपनी सेंसेस को यूज करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी करेंगे, पीयर ट्यूटरिंग भी करेंगे, टीम टीचिंग भी करेंगे। ठीक है, तो चारों के चारे हमारे सही आंसर रहेंगे। ये भी हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट? अब हमारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी जो एजुकेशन है फॉलो हम करते हैं? ठीक है, एक्सेलरेशन, रेमेडियल टीचिंग, रीडिंग प्रैक्टिस, स्पीच थेरेपी। देखो, जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट को हम मिडिल क्लासेस तो देंगे नहीं। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस भी नहीं कराएंगे, उनको रीडिंग अच्छे से आती होगी, स्पीच थेरेपी नहीं देंगे, उनकी स्पीच भी अच्छी होगी, तो उनको क्या करेंगे? उनको एक्सेलरेशन करेंगे, उनको एनरिचमेंट प्रोग्राम देंगे, उनको उनके उससे हटके क्वेश्चंस बढ़ के देंगे, ताकि वो क्लास से आगे चले, मतलब आगे भी ना चले, पीछे भी ना चले, और वो बिजी रहे। ठीक है, क्लास में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ दैट इज नोन एज? डायरेक्टेड टू द सेल्फ, सेल्फ के साथ कौन सी स्पीच होती है? सेल्फ स्पीच। तो वो कौन सी होगी? जब हम खुद से ही, अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच तो जब हम सोशली करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल स्पीच, इंटरनल, प्राइवेट स्पीच। इस पे मैंने अपना शॉर्ट भी बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। प्राइवेट स्पीच, ईगो स्पीच और सोशल स्पीच, 3 तरह की स्पीचिंग है वाइगोस्की ने। ठीक है, और तीनों का मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए इसका आंसर होगा प्राइवेट स्पीच। सेल्फ स्पीच क्योंकि हम अपने आप से बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्पीच होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20? विच साइकोलॉजिस्ट rendered the concept of object permanency in his cognitive development theory? हमें याद है कि वस्तु स्थायीपन जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसकी थ्योरी में आता है, वो है हमारे प्याजे चाचा जी। ठीक है, नेक्स्ट है द satisfactory effect of the task affect the learning of the task. who propounded this law of learning? किसने दिया था ये लॉ ऑफ लर्निंग? ठीक है, कौन सा? कहते किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया? याद करोगे तो थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। मैंने कहा था एस्टेट में 1-2 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से भी आते हैं, मतलब ये पूरी पूरी स्टेटमेंट है। द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट ऑफ द टास्क इफेक्ट द लर्निंग ऑफ द टास्क, थॉर्नडाइक का है।
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा रॉन्ग है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शन चेंज, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखो ये फंक्शनल चेंज तो होता ही है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल भी होता है कहीं ना कहीं। हम कहते हैं ना वो बचपन में ही पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ठीक है, प्रिडिक्टेबल भी है। बट अगर हम बात करें कि ये सबके लिए सेम होता है, ये गलत है, ठीक है, गलत ही उन्होंने पूछा है। क्यों? क्योंकि सबका डेवलपमेंट अलग होता है, ठीक है। कोई किसी चीज को जल्दी सीखता है, कोई बच्चा, कोई थोड़ा सा लेट सीखता है। सपोज कोई बच्चा है, उसका सिबलिंग है घर में, तो वो डेढ़ साल में बोलना सीख जाएगा। अगर किसी के घर में कोई कन्वर्सेशन इतनी नहीं होती, ठीक है, जैसे कि आजकल पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बच्चा थोड़ा सा लेट बोलना सीखेगा, मतलब 2-2.5 साल तक बोलना सीखेगा, ठीक है। ऐसे होता है कि सेम नहीं होता ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। कहते कौन सी जो स्टेटमेंट है स्पेस मेथड ऑफ लर्निंग को इंडिकेट नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इग्नोर करती है? सीखने में थकान नहीं होती, ठीक है। हम विराम विधि कब अपनाते हैं? तब अपनाते हैं जब टीचर बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स ले लेके बच्चों को थोड़ा सा बात कर ली, कुछ हंसा दिया, ठीक है, या कोई किसी से पर्सनल को कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन पुट कर लिया, या कोई आसपास की कोई भी 1-2 मिनट के लिए, 1 आधे सेकंड के लिए कोई बात कर ली, तो मतलब वो क्या हो गया, वो विराम दे लिया हमने बीच में, तो ये थकान नहीं होने देता, बिल्कुल सही है। स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होता, मेमोरी ट्रेस नोट कंसिडरेबल, और मेंटेन इंटरेस्ट इन क्लासरूम, नो मेंटल बर्डन, ठीक है, ठीक है, इस पे मेंटल बर्डन नहीं आता, मेंटेन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में, ये भी ठीक है बच्चों का, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और फर्स्ट वाला भी ठीक है। थर्ड वाला रोंग है, और रोंग ही उन्होंने पूछा है, तो रोंग थर्ड वाला ही हमारा राइट आंसर है। मेमोरी ट्रेस नोट कंसोलिडेट, ठीक है, क्या होता है, अगर हिंदी में पढ़ के बताऊं मैं आपको, तो हिंदी में क्या है, सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, नहीं अभिरुचि नहीं, रुचि बनी रहती है ना, सॉरी सेकंड वाला, समृद्धि चिन्ह समेकित नहीं होता, ठीक है, ये सेकंड वाला हमारा सही आंसर है। नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एसे टाइप क्वेश्चंस, इसमें से कौन सा एसे टाइप क्वेश्चन का फॉर्म नहीं है? डिस्क्रिप्शन, एनालिटिक, रिकॉग्नाइज या क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे का फॉर्म नहीं है, डिस्क्रिप्शन होगा, एनालिटिक भी होगा, क्रिटिकल, रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन में क्या है, हम किसी चीज को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ उसका देख के पता करते हैं, ठीक है, ये थर्ड वाला आंसर होगा इसका। इन विच लर्निंग एबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्रेस आर सजेस्टेड, ठीक है। इफेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक कंप्रिहेंसिव, मतलब कोई बच्चा है उसको लैंग्वेज को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो वो ये कौन सी, या फिर क्या हो रहा है, और क्या है, ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग की करेक्शन की ड्रिल करवा रहे हैं हम उसको, ठीक है, लिख लिख के बता रहे हैं। तो किससे रिलेटेड है ये? डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीजिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो ये डिसलेक्सिया से रिलेटेड जो है डिसेबिलिटी है, कौन सी है? डिसलेक्सिया से, ठीक है, मतलब ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग, लर्निंग को लेके कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, कौन सी नहीं है करेक्ट? कहते हैं लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है, ये तो लर्निंग से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। लर्निंग अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हम सीखते एक्सपीरियंस आता जाता है, हमारी लर्निंग बढ़ती जाती है, जैसे कहते हैं लर्निंग से हम एक्सपीरियंस होते हैं। अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। अधिगम व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू
मेच्योरिटी, ये गलत है। और गलत ही उन्होंने पूछा है कि ये कह रहे हैं कि अधिगम है वो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन करता है, नहीं, लर्निंग मेच्योरिटी को नहीं परिवर्तित करती। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है नंबर 4, और यही रॉन्ग ही उन्होंने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कहते एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है? पूर्ण विधि, विराम विधि, अंश विधि या अंश विधि होगी पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट्स में उसको सीखता है, तो ये कौन सी विधि होगी? हमारी अंश विधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जोन ऑफ अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज कंसेप्ट ऑफ कंसिडर बाय द साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो जोन ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो किसके द्वारा दिया गया है? हमारा वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, वाइगोस्की की थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू द गैगन लर्निंग मॉडल विच ऑफ द लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कॉन्सेप्ट लर्निंग? चेन लर्निंग, रूल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग या फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, देखो गैगन ने क्या दिया था? हमारा एक तरह की टाइप ऑफ लर्निंग दी थी। ठीक है, तो जिसमें से रूल लर्निंग कहते विच ऑफ द गैगन लर्निंग मॉडल इज नॉट लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग में नहीं आता हमारा, जो नीचे वाले हैं वो कॉन्सेप्ट लर्निंग में आते, दूसरे ऊपर वाले नहीं आते। तो रूल लर्निंग जो है कॉन्सेप्ट में नहीं आता, तो रूल लर्निंग हमारा आंसर होगा। गैगन की थ्योरी एक बार पढ़ लेना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 to 110 रेंज ऑफ आईक्यू रिप्रेजेंट विच ऑफ द इंटेलिजेंस कैटेगरी? 90 to 120 आईक्यू वाले बच्चे को हम क्या कहेंगे? एवरेज कहेंगे, बिलो एवरेज कहेंगे, अबव एवरेज कहेंगे या सुपीरियर? तो एवरेज में आएगा ये बच्चा। ठीक है, औसत होगा। ठीक है, आई होप आपको ये एस्टेट का ये जो क्वेश्चन पेपर है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी क्वेश्चन पेपर का अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो यही सेम एज इट इज डॉक्यूमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रही हूँ, वहां पे जाके आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऑनलाइन लाइव क्लास लूं PYQ की, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारी लाइव होगी। ठीक है।